सुनसान सड़कें, सड़े हुए फूड पैकेट्स और एक्सपायर्ड दवाइयों से बिखरे मेडिकल स्टोर्स। ये दृश्य है फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के इलाके का। जापान का फुकुशिमा इलाका भूतिया शहर के नाम से जाना जाता है। कारण 2011 में हुआ फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट हादसा, जिसका असर आज तक देखने को मिलता है। इस त्रासदी को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी माना जाता है न्यूक्लियर इतिहास में। क्या था फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट हादसा, ये सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। जापान ये दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहां अक्सर भूकंप आते हैं। कारण इस देश की टेक्टोनिक प्लेट्स पर मौजूदगी। इसी जापान पर एक द्वीप है होन्शू। इसी द्वीप पर है फुकुशिमा शहर, जहां पर फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट है। साल 2011 में इसी प्लांट में एक हादसा हुआ था, जिसका खामियाजा आज तक फुकुशिमा शहर झेलता आ रहा है। दरअसल 11 मार्च की तारीख दोपहर करीब 2:30 बजे फुकुशिमा के पास समुद्र में तेज भूकंप आया था। जब रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई तो इस भूकंप की तीव्रता 9 के करीब आई। इसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भूकंप माना गया था। प्रशांत महासागर में आए इस भूकंप की वजह से 13-14 मीटर की लहरें उठी थी। सुनामी की ये लहरें भूकंप से करीब 50 मिनट बाद फुकुशिमा के शहर में घुस जाती हैं। समुद्र में बह रहे जहाज लोगों के घरों में आकर टकरा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी था। सुनामी के फुकुशिमा शहर से टकराने से पहले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन बात यहाँ थी फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट की। जैसे ही भूकंप आया वैसे ही न्यूक्लियर प्लांट का कनेक्शन काट दिया गया था। यानी फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद रिएक्टर्स में किसी तरह का रिएक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन रिएक्टर्स अभी भी गर्म थे और इन रिएक्टर्स में थे रेडियो एक्टिव पदार्थ, और ये जरूरी था कि ये रिएक्टर्स को ठंडा कर दिया जाए। लेकिन कनेक्शन कटने के बाद इन रिएक्टर्स को ठंडा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, ताकि इनमें मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ में कोई रिएक्शन ना हो पाए और आगे कोई तबाही ना बच पाए। दरअसल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है और उसे कूलेंट बोलते हैं। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में भी पानी को ही कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के अधिकारियों ने भी जनरेटर से पानी रिएक्टर्स तक भेजने का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले कि कूलेंट रिएक्टर्स तक पहुंच पाता, उससे पहले ही सुनामी का पानी जनरेटर तक पहुंच गया और जनरेटर ठप हो गया। इसी वजह से रिएक्टर्स का पानी ठंडा ही नहीं हो पाया। रिएक्टर्स ठंडे ना होने की वजह से रिएक्टर्स के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थों में रिएक्शन हो गया और फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से उसी समय करीब 16,000 लोगों की जान चली गई और करीब 1.5 लाख लोगों को उस समय दूसरे शहर में शिफ्ट किया गया था। खैर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हुए विस्फोट की वजह से ये सारा रेडियो एक्टिव पदार्थ समुद्र और पूरे फुकुशिमा शहर में फैल गया। हालांकि जापान के आपदा प्रबंधन में एक चीज हमेशा से अच्छी रही है, वो है इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए जापान की तैयारी। जापान ने उस समय भी कुछ ऐसा ही किया। जापान ने उस समय फुकुशिमा रिएक्टर और समुद्र के बीच में एक ऐसी बाउंड्री बना दी, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव पदार्थ से मिला हुआ सुनामी का पानी रिएक्टर को छूकर वापस समुद्र में गया ही नहीं। जापान ने इस पानी को सालों से ब्लॉक करके रखा हुआ था। हालांकि साल 2021 में तत्कालीन पीएम योशिहिदा सुगा ने प्रशांत महासागर में पानी छोड़ने की मंजूरी दे दी थी, जिसका ये तर्क दिया गया था कि पानी अब सागर में छोड़ने के लायक है और इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जापान की इकोनॉमी में इस पानी का खर्च बहुत ज्यादा था। खुद जापान के लोग इस पानी का विरोध करते आए थे। हालांकि ट्रीटमेंट के बाद इसे प्रशांत महासागर में छोड़ दिया गया था, लेकिन अभी भी इस शहर में वापस जिंदगी नहीं लौट पाई है। साल 2021 में फुकुशिमा के इलाके में खास तरह के सांपों को छोड़ा गया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस शहर में रेडियो एक्टिविटी कितनी बची है और क्या वो हानिकारक है या नहीं। जापान के लोग ये भी बताते हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो इस हादसे में अपना कीमती सामान तक लेकर नहीं आए थे। यहाँ की शॉप, लाइब्रेरी और हॉस्पिटल में अब भी उस तरह सामान पड़े हैं जैसे लोग 2011 में छोड़ कर गए थे, और आज भी ये शहर वीरान पड़ा हुआ है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।